हेलो एवरीवन, आज मैं लाया हूँ गॉड ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी। पिछले वीडियो में जब मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था आपको कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने यूज़ करके 720 आउट ऑफ 720 नीट में, यानी कि फिजिक्स में 180 और 180 एंड जेई मेंस के अंदर 99.9 परसेंटाइल आया था। आज सेम वीडियो में केमिस्ट्री के लिए ला रहा हूँ। देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जेई मेंस के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट की थी क्योंकि मैथ्स मुझे आता नहीं था। और मेरी केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो है गलत था मेरा, और फिजिक्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। उसके अलावा मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, सारे आंसर सही थे। तभी जाके जो मेरी परसेंटाइल आई वो आई थी 99.93 समथिंग। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिनका एक क्वेश्चन गलत होता है या एक ही आंसर गलत होता है उनका इतना परसेंटाइल आता है। सो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है जो आपको केमिस्ट्री के अंदर फॉलो करना है? बिकॉज फिजिक्स के लिए तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें समझा दी है, केमिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है आज प्रॉपर डिटेल में जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी पे आते हैं कि फिजिकल में आपको क्या, सबसे पहले प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे दिक्कतें आती हैं। फिजिकल में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही वो यही है कि यार कैलकुलेशंस किसी से बनते नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है कि जो मैंने नोटिस किया, स्टूडेंट जो मुझे इंपॉर्टेंटली बताते हैं कि यार भैया, जब हम लोग रूम में सॉल्व कर रहे हैं, उसे हॉस्टल में सॉल्व कर रहे हैं, इवन कोचिंग क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, टीचर जब हमसे सॉल्व करवा रहे हैं हमसे हो जा रहा है, एग्जाम में आता है तो ये बता के नहीं आता कि कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है क्या उसी का है, उसका नहीं है। तो जब एग्जाम में रैंडमली क्वेश्चन आता है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मेरे से स्ट्राइक नहीं कर पाता, ब्रेन में वो चीज़ स्ट्राइक नहीं हो रही है कि कैलकुलेशन कैसे करे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, फॉर्मूले कौन सा लगा है, या क्वेश्चन किस टाइप का है, जैसे न्यू क्वेश्चन जैसे लगता है मुझे। इनऑर्गेनिक में मुझे क्या दिक्कत आती है, मुझे ट्रेंड्स याद नहीं रहते हैं कि यार अगर इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग कौन सा था। चलो मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद भी रह गया तो वो पूछता एक्सेप्शन है, फिर एक्सेप्शन जब पूछ लेता मुझे एक्सेप्शन याद नहीं रहते, या चलो एक्सेप्शन भी नहीं उसके पीछे का लॉजिक पूछ लेता है तो फिर मुझे वो याद नहीं रहता है। रिएक्शन याद नहीं रहते, एनसीईआरटी की लाइनें याद नहीं रहती है। ऑर्गेनिक में क्या दिक्कतें आती है, नेम रिएक्शन याद नहीं है। चलो रिएक्शन याद भी है तो उसका मैकेनिज्म याद नहीं है, मैकेनिज्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा यार। सो सिंपली पुट, फिजिकल के अगर मैं बात करूँ, इनऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक की बात करूँ, ये मेन प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। देखो, 100 डेज का मैंने प्लान बताया, तो जो 100 डेज है ना, पहला फेज जिसमें अगस्त के बचे हुए दिन है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी टोटल 100 डेज हो गए। उसमें हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट जो हमारा बैकलॉग वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाए, अलॉन्ग विद जो भी क्लास में चल रहा है। ठीक है, बैकलॉग में क्या आएगा यार तुम्हारा, बैकलॉग में अगर फिजिकल के चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है, और क्लास को पढ़ने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। बैकलॉग को कैसे दूर करें 100 डेज के अंदर, लेट से मेरे जो भी जितने भी चैप्टर्स है, लेट से 15 चैप्टर्स का मेरा बैकलॉग है, 5 फिजिकल, 5 इनऑर्गेनिक, 5 ऑर्गेनिक। डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है कि फिजिकल में मेरे 3 चैप्टर हो, मोस्टली ऑर्गेनिक हो, 10 चैप्टर ऑर्गेनिक हो, फिजिकल का 3 है, इनऑर्गेनिक का 1 है। डिफरेंट चीजें हो सकती है, बट अल्टीमेटली अगर मेरा बैकलॉग है तो मैं ज्यादा टाइम अलॉट नहीं कर सकता उस पर। तो मुझे क्या करना है, फिजिकल के अंदर मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है, हैंडबुक करूंगा, मॉड्यूल करूंगा, बस। ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा करने का टाइम नहीं है। सो बैकलॉग चैप्टर है, बैकलॉग में उतना ही टाइम देना है जितना बनता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो फिजिकल तो हैंडबुक प्लस मॉड्यूल, इनऑर्गेनिक है एनसीईआरटी पढ़ो प्लस एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो करो, यही 2 क्वेश्चंस करने हैं। फालतू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। फिजिकल के लिए हैंडबुक हो गया, मॉड्यूल हो गया, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। ऑर्गेनिक के लिए क्या करोगे आप, नोट्स पढ़ो, क्योंकि ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनिक के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स आपको प्रॉपरली पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक की हैंडबुक पढ़नी, क्यों, क्योंकि नीम रिएक्शन सारे उसमें होते हैं, नीम रिएक्शन की सारी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म उसमें होती है। मॉड्यूल आपको इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि ऑर्गेनिक में एक्सटेंसिव डीप लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, डीप लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चाहिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया बैकलॉग। आ जाओ आप क्लास में। क्लास में क्या क्या है यार, क्लास में बेसिकली आपका है क्लास लेक्चर, जब आपका चले प्रॉपर ध्यान से सुनो। क्लास में जो भी चल रहा है उसे मिस मत करो यार, क्यों, क्योंकि जो चीज आज क्लास है ना, अगर तुम उसको मिस कर देते हो वो तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमें मिस नहीं करना है, जो क्लास में है वो हमें क्लास में प्रॉपरली जो आज पढ़ाया गया चीज आज ही पढ़ डालना है। क्लास में लेक्चर चल रही है, नोट्स बनाओ अच्छे से,
वापस आओ, नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज कर लिया, नोट्स रिवाइज करने के बाद अब डीपीपी सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया है, अब आ जाओ मॉड्यूल्स पे। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे से एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि भैया चलो ठीक है हम ये सब कर लेंगे, लेकिन हमें हमारे पास ना यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा रिसोर्स नहीं है। आप बता रहे हो कि मुझे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इनऑर्गेनिक के लिए, बट अच्छा रिसोर्स ही नहीं मिलता। तो यार देखो मेरे पास एक बहुत सिंपल रिकमेंडेशन है, ये मेरे पास है एमटीजी की तरफ से बुक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये बुक का नाम है, आप देख सकते हो। मेरे पास बायोलॉजी की है लेकिन आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए मिल जाएगी। बेसिकली इसमें है क्या, सिंपली पुट अगर देखा जाए सो एमसीक्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द लेटेस्ट एनसीईआरटी। इस बुक के खास फीचर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें जो है ट्रेंड इंडिकेटर है, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बुक के अंदर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, रैंक वगैरह, रैंक विथ मार्क्स, सारा ट्रेंड दिया हुआ है। देन इस बुक में आपको 11 सिलेबस 12 सिलेबस सारा जो है डिवाइडेड है, तो सारा सिलेबस का कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैं चैप्टर ओपन करता हूँ तो साइंटिस्ट वाला सेक्शन यहाँ पर सेपरेटली बना हुआ है, ताकि साइंटिस्ट के फालतू चीजें आपको नहीं दिया हुआ हो, बस जो इंपॉर्टेंट चीजें, बस जो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें, जो जहां से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पॉइंट्स वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एनसीईआरटी नोट्स। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले आपको शॉर्ट में यहाँ पर जो है एनसीईआरटी नोट्स वाला सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर आपको शॉर्ट में पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिविजन करवा दी जाती है। देन अगर आप देखोगे काफी अमेजिंग और कलरफुल से यहाँ पर डायग्राम्स बने हुए हैं, तो आप उससे क्या करोगे, डायग्राम से जो है चीजों को समझ सकते हो। और यहाँ पर कोई भी फ्लो चार्ट है, आई थिंक मैंने उल्टा दिखा दिया, सॉरी। तो कोई भी लेट से फ्लो चार्ट है तो आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, सो ये आपको जो है काफी ज्यादा फायदा करेगा। देन लेट से कि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना है, बिल्कुल मुझे एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज कॉर्नर पे आते हो, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको इवन जो पेज नंबर है वो भी मेंशन्ड है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर जो है पेज नंबर्स मेंशन्ड है कि हाँ अगर आपने पेज 5 पढ़ लिया है तो पेज 5 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा फीचर है। देन बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज्ड है कि हाँ लेट से अगर मेरा टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, तो फिर अगर मेरा टॉपिक डाइवर्सिटी है तो मैं डाइवर्सिटी ही पढ़ूं, मेरे पास जो है उसके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में करूं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज बिल्कुल अरेंज्ड है, टॉपिक वाइज कर लिया। अब अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, जो कि अब पेपर थोड़ा टफ हो रहा है, तो आपको पता ही है कि आपको सिर्फ सिंपल जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस करके आपको सिर्फ फायदा नहीं होने वाला। आपको एग्जाम स्कोरर सेक्शन चाहिए, जहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम्पलर के सारे सवाल हो गए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मैच द फॉलोइंग टाइप, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा आपको रिकमेंडेड है, आप इस बुक को यूज करो। लास्ट में यहाँ पर जो है आंसर की मिलती है, आपको आंसर की से आप मैच कर सकते हो, आपको फाइनली सारे आंसर्स मैच कर लो। एंड चैप्टर स्टार्ट में मैं एक चीज और भूल गया था, चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ पर जो है 3 साल का आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलता है कि कौन से टॉपिक है, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस एनालिसिस, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ कौन से टॉपिक से इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। सो यार इस बुक को ऑर्डर करो, नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और आज ही जाकर के चेकआउट करो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे वीडियो पे। सो बेसिकली अब मैं आ रहा हूँ सेकंड फेज पे। सो सेकंड फेज पे आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा पॉइंट है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये आपका आ रहा है सेकंड फेज, जहाँ पर आपके पास ठीक ठाक टाइम है यार। अगर आप देख रहे हो कि अभी भी मेरे पास जो है 5 महीने का सेकंड फेज का टाइम है, जहाँ पर मेरे पास बैकलॉग मेरा रिमूव हो चुका है, मैंने क्लास में सही से ध्यान दे करके पढ़ाई की है, मतलब मैं ठीक ठाक चैप्टर्स पे जो है मैं अब कमांड करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अब मेरा फोकस है दो ही एरियाज पे, रिविजन पे और वीक एरियाज पे। रिविजन उन पार्ट्स का जो मेरा कंप्लीट हो गया, फिर चाहे वो बैकलॉग हो चाहे क्लास में किया हुआ टॉपिक हो, और वीक एरियाज वो एरियाज जो रिवीजन करने के बाद भी, बैकलॉग करने के बाद भी, क्लास वर्क करने के बाद भी कुछ एरिया जैसे वीक रह जाते हैं यार, जो इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। क्या है उसमें, तो सिंपल फिजिकल है। रिवीजन के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी हैंडबुक कवर कर चुके हैं, हम क्लास में पढ़ चुके हैं। सो अब हमारा प्लान रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेनली फोकस करना, पीवाईक्यू टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार फिजिकल के लिए भी, क्यों, क्योंकि फिजिकल के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार रिवीजन के टाइम पे एक बार पढ़ लो, फर्स्ट रिवीजन में एटलीस्ट पढ़ लेना। एम्स के क्वेश्चंस करो, जेई के पीवाईक्यूज करो। ठीक है,
टफ और डाउट क्वेश्चन ही करने हैं मॉड्यूल के, सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के नहीं करने हैं, टाइम नहीं है इतना क्योंकि रिविजन चल रहा है। देन इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ओनली, क्वेश्चन प्रैक्टिस बस टेस्ट से करो। आप कहते हो ना कि यार नया क्वेश्चन आता है या आपको एग्जाम में जब आता है तो बता के नहीं आता कौन से टॉपिक से आ रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है, तो डायरेक्ट मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक टेस्ट से काफी है। एनसीईआरटी पढ़ने पे फोकस करो, ऑर्गेनिक पे नोट्स करने हैं, हैंडबुक करना है क्योंकि सारे रिएक्शंस उसमें कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएगी। नोट्स इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑर्गेनिक में हमेशा मैटर करेगी इवन एंड तक, तो बहुत ज्यादा आपको नोट्स पे और क्वेश्चन पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी है। वीक एरिया है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा लेक्चर देखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। फिजिकल है तो वन शॉट देख लो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ के उसे समझने की कोशिश करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मॉड्यूल की, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे पीवाईक्यू जाओगे समझ नहीं पाओगे, वीक एरिया रह जाएगा, तो मॉड्यूल प्रैक्टिस करना है उसमें। इनऑर्गेनिक है, वन शॉट देख सकते हो एंड उसके नोट्स बना लो यार, क्यों, क्योंकि देखो अगर इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर आपको वीक रहेगा इसका मतलब आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी वो वीक रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर आपको एडिशनल मेहनत करने की पक्का जरूरत है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वन शॉट वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ और फिर उसे पढ़ो, ठीक है। ऑर्गेनिक पे आओ, ऑर्गेनिक पे आपको क्या करना है यार, सो ऑर्गेनिक में तो यार प्रॉपर लेक्चर्स आपको करने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, दैट्स इट यार। मेनली ये है रिवीजन के लिए। टेस्ट और रिवीजन का एक और चीज मेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने किया था, जिसकी वजह से आई फील मैं इतना कंसेप्चुअली क्लियर था कि जेईई मेंस के क्वेश्चन मेरे से इजीली सॉल्व हो गए, एक क्वेश्चन बस मेरे से गलत हो गया जिसकी वजह से, वरना मेरी 100% आती है केमिस्ट्री में, ठीक है। सो मेंटेन योर मिस्टेक बुक, जहां पर आप टेस्ट के जितने मिस्टेक कर रहे हो उसके अंदर उसे डाल दो, ठीक है। अगर आप पूरा क्वेश्चन लिख के ऑप्शन लिख के सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है यार, स्क्रीनशॉट डाल दो या एटलीस्ट जस्ट क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो या स्क्रीनशॉट अपने फोन में सेव कर लो या फिर फोटो रख लो कहीं पे या फिर अपने एटलीस्ट टेस्ट पेपर्स को रख लो, टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन नंबर मार्क कर दो, बट एटलीस्ट एक मिस्टेक बुक में एटलीस्ट वो क्वेश्चन नंबर और टेस्ट पेपर का नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप बिफोर एग्जाम्स एटलीस्ट उन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करके जा सको, उन क्वेश्चंस की एक बार रिवीजन करके जा सको। सो हैंडबुक बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए विथ रिटन एड ऑन्स, जहां पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप हैंडबुक जितनी बार रिवाइज कर रहे होगे आप चीजों को ऐड कर रहे होगे, यहाँ पे कोई मिस्टेक आपका होता है, कोई टॉपिक आपका बार बार आप भूल जाते हो, कोई कीवर्ड है, कोई की चीज है या कोई पार्ट है, कोई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है लेकिन आप बार बार मिस्टेक करते हो, उन चीजों को उस पर एड ऑन करते जाना है। एनसीईआरटी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उस पर एड ऑन करते जाना है। ये चीजें अगर आप मिस कर रहे हो तो आपका हैंडबुक ढंग से तैयार नहीं हो पाएगा, जैसे हम मैं कह रहा हूँ मेरा तैयार किया हुआ हैंडबुक, सिर्फ हैंडबुक नहीं जिसपे जो ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है उस पर मैं अपने जो चीजें ऐड ऑन करूंगा वो मेरा तैयार किया हुआ हैंडबुक होगा, ठीक है। तो आपके तैयार किया हुआ हैंडबुक आपका बेस्ट रिसोर्स होगा रिविजन के लिए। एनसीईआरटी हाई यील्ड, मतलब जो हाई यील्ड चीजें हैं जो मैं जिस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, टॉप 25 या टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड या हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उन चैप्टर्स के एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अंदर जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स के अंदर की जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है उनको आपको ढंग से करना है। देन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, मोस्ट हाई पीवाईक्यूज, ये सब चीजें जो है मैं अपने यूट्यूब वीडियो पर लाता रहता हूँ, इन सबको प्रैक्टिस कर लेना। ये बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी है, ये है लास्ट के 2 महीने, लास्ट के 3 महीने जहाँ पर आप प्रॉपर अपने स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून कर रहे हो उस टॉप स्कोर के लिए यार, कि मतलब हाँ 180 ऑन 180, या फिर एक क्वेश्चन का बस आप स्कोप रख रहे हो क्या, चलो 180 नहीं आ पाया, कोई एक क्वेश्चन गूगली आ गए 176, तो बस उतना मार्जिन ऑफ एरर रख के चल रहे हो कि बस एक क्वेश्चन का मार्जिन ऑफ एरर रखूंगा, बाकी तो मुझे मेरा टारगेट 180 और 180 है। फिर इजीली फॉरगॉटन पॉइंट्स, बहुत ऐसे पॉइंट्स है, बहुत ऐसा डेटा है जो आप इजीली भूल जाते हो, उन चीजों की या तो आप लिस्ट बना के रखो या फिर एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी मार्क करके रखो ताकि फटाफट जब पेज आप पलटो तो वो चीज आपको दिख जाए। तो होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा, मेरा बेसिक मोटो यही था। बायो के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बायो के लिए ऑब्वियसली मेंस वगैरह तो नहीं होती, सो बायो के लिए मेरे पास बस मेरा नीट स्कोर ही है, बट बायो पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप फुल स्कोर को टारगेट कर सकते हो इजीली एंड अच्छा जो अचीव कर सकते हो। बायो में मैं अपने नीट स्कोर को इसलिए अचीवमेंट मानता हूँ बिकॉज यार ऑब्वियसली मैं बायो में ही वीक था, मेरे को मेमोराइज करने में चीज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है एंड आई स्कोर 360। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ऐसे वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। लाइक कर देना चैनल को बायो वीडियो के लिए, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, कमेंट से बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।